नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने का ये प्रयास करेंगे कि आखिरकार मूल अधिकार होते क्या हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार को क्यों इंक्लूड किया गया, इसको क्यों ऐड किया गया, इसको हम लोग बिल्कुल विस्तार पूर्वक आज जानने का प्रयास करेंगे। और इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक में से। तो जल्दी से ओपन करिए पेज नंबर 253, जहां पर आपको मिलेगा ये चैप्टर मूल अधिकार। और जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट लगातार इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं इस बुक की, वो जल्दी से इस बुक को करिए ओपन और हाईलाइट करिए मोस्ट टाइम पी पॉइंट हमारे साथ। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। मूल अधिकार दोस्तों, मूल अधिकार का संबंध आपका भाग 3 से है और इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है। ठीक है, 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें सभी के सभी जो पॉइंट लिखे गए हैं, जो बातें बताई गई हैं, वो सभी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से मूल अधिकार से संबंधित है। दोस्तों, भाग क्या होता है और अनुच्छेद क्या होता है, इसके बारे में, दोनों के बारे में डिफरेंस हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर किया था। वो परिभाषा, वो डेफिनेशंस अगर आपको याद है अब तक तो आप कमेंट करिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आगे बढ़ रहे हो पिछला भूल रहे हो। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि मूल अधिकार होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। दोस्तों, ये मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हम लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे मौलिक अधिकार हैं और उन्हें मूल अधिकार भी कहते हैं। हम इसको एक्चुअली फंडामेंटल, हम लोग इसको राइट भी कहते हैं। और प्रत्येक देश, कोई भी, चाहे जिसका संविधान लिखित में हो चाहे अलिखित रूप से क्यों ना हो, किसी भी देश के संविधान में मूल अधिकार का उल्लेख आपको पक्का मिलता है। अब यहाँ पे करते हैं स्टार्ट कि आखिरकार जो किसी व्यक्ति की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास हेतु अनिवार्य तत्व होते हैं, उसे संविधान में मूल अधिकार नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? इसको दिया गया मूल अधिकार। तो दोस्तों, ये इन अधिकारों को राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है। मूल अधिकारों का संरक्षण कौन देता है दोस्तों? ये देती है हमारी न्यायपालिका। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि आखिरकार मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए गए थे। और ये वाला क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस, जो एसएससी एमटीएस जो 10th लेवल का एग्जाम होता है, वहां पूछा गया था। टफ क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, तरीके से पढ़ोगे तो एग्जाम क्रैक होगा। तो ये पॉइंट आपको इसलिए हाईलाइट करना है। परिभाषा क्या होती है ये आपके लिए जानना जरूरी है, और मूल अधिकार कितने टाइप के होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे आप सीधे अगला पॉइंट मूव करोगे कि जो मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से या संविधान के अधिकार पत्र, मतलब बिल ऑफ राइट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने अडॉप्ट किया है मूल अधिकार। दोस्तों, ये जो आपका मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार या फिर हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, उसमें आप कंफ्यूज होते हो। कर्तव्य बोलेगा तो आप बोलोगे रूस, अगर बोलेगा अधिकार तो आप बोलोगे अमेरिका। ठीक है, अधिकार मतलब अमेरिका। आ से अधिकार, आ से अमेरिका, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि मौलिक अधिकारों में संशोधन। जी हाँ, मौलिक अधिकारों के अंदर भी संशोधन हो सकता है आसानी से। भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा विभिन्न मामलों में निर्णय तथा संसद के द्वारा किए गए संशोधनों का परिणाम यह है कि मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है। और जो भी हमारे मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण न्यायपालिका करती है, उससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? वो आपका आर्टिकल नंबर 35 है। आर्टिकल नंबर 35 में ये साफ साफ कहा गया है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। ये वाला क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी में पूछा गया था, आर्टिकल 35। ठीक है, घुमा फिरा के कुछ स्टेटमेंट थी, आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया था प्रीलिम्स एग्जाम में एमपीपीएससी में। तो आपको वो आर्टिकल 35 भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, पिछले भी थोड़ा बहुत रिकॉल करते रहेंगे और इन सभी पॉइंट को जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं वो सभी फैक्ट आप बुक के साइड में लिखते रहिए। अब बात करते हैं प्रत्येक ऐसे संशोधन में न्यायालय ये विचार करेगा कि क्या मूल अधिकारों के संशोधन से संविधान के किसी आधिकारिक लक्षण, मतलब बेसिक फीचर जो बनाए गए हैं, जो शुरुआत इसकी हुई थी संविधान की, उसके साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रही है। ठीक है, उसका विनाश तो नहीं हो रहा है। आने वाले समय में हमारे कुछ चेंजेस के द्वारा आने वाले भविष्य में कोई दिक्कत तो पैदा नहीं होगी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हर बातों को ध्यान में रखते हुए मौलिक अधिकारों में क्या होता है? संशोधन किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको बस ज़्यादा पॉइंट नहीं करना हाईलाइट, आप आओगे यहाँ पर कि मौलिक अधिकारों की स्थिति। पहला संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों में कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1951। इसमें आर्टिकल नंबर जो 31 है, भाई आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के लगातार बैक टू बैक 12, 13, 14, 15, 16, 17 लगातार 35 तक इतने सारे आर्टिकल हमारे दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया इसमें। और ये आर्टिकल नंबर 31 जो था, इसके द्वारा प्रत्याभूत संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था। अब यहाँ पे एक आपका संशोधन है आर्टिकल नंबर 36।
आर्टिकल नंबर 36 में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता है, अतः संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद भी क्या करती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। अगला पॉइंट हम सीधे पढ़ेंगे यहाँ पर, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बहुत फेमस आपका दोस्तों ये आपका ये आयोग था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आया था और इसमें ये कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के आधिकारिक लक्षणों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मतलब कि चेंजेस भी हो जाएं, संशोधन हो जाए, बट जो हमारा मूल उद्देश्य है उसके साथ खिलवाड़ ना हो। सबसे पहली बार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में इस बात को जिक्र किया गया था, इस बात को उजागर किया गया था, कम से कम बेस हमारा बने रहे। इस निर्णय में न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को स्पष्ट किया था। नेक्स्ट आपका है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976। ये भी संविधान संशोधन संबंधित है किससे, मौलिक अधिकार से। दोस्तों इस संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल नंबर 368 में जो खंड है आपका, ठीक है, 4 व 5 जोड़कर ये व्यवस्था की गई थी कि इस प्रकार से किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रसन्नगत नहीं किया जा सकता। तो ये राइट दिया गया था 42वां संविधान संशोधन में। अब बात करते हैं मूल अधिकारों का भी निलंबन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, होना भी चाहिए वक्त आने पर। ठीक है, भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 358 एंड 359 में मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान दिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है कि आखिरकार मूल अधिकारों का निलंबन करना किस आर्टिकल में निहित है। दोस्तों ये आपका आर्टिकल नंबर 358 एवं 359। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 359 अन्य मूल अधिकारों के बारे में हमको जानकारी प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर 352 इसके अधीन आपात की घोषणा होने पर आर्टिकल 358 स्वतः क्या होगा, परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 359 तभी परिवर्तित होगा जब राष्ट्रपति द्वारा कोई आदेश निकाला जाएगा। आर्टिकल नंबर 359 में ये प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 20 एंड 21 के परिवर्तन निलंबित नहीं किए जा सकते। और मूल अधिकारों का वर्गीकरण, संविधान में हमारे मूल अधिकारों को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 द्वारा हटा दिया गया था, इसको हटा दिया गया था। अब वर्तमान में कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं, ABCDEF, ये आप सभी पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक अगले पेज पर। पहला आपका है समता का अधिकार, इसका रेंज आप अच्छे से ध्यान रखिएगा 14 to 18। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 to 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 to 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 to 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 to 30 एंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32। तो ये आर्टिकल आपको तुरंत याद करने हैं और हो सके बोल बोल के याद करा करो, वॉल्यूम अपना थोड़ा हाई रखा करो बोलते समय। और मैंने आपको बताया था कि याद करने का तरीका क्या होता है, नंबर आपको याद नहीं होंगे 14, 18, 19, 20, 23, 24 समथिंग आपको नंबर याद नहीं होंगे, तो आपको सिंपल खड़े होकर के वाइट बोर्ड दीवार पर चिपका देना अच्छे से, मतलब कि ड्रिल करवा देना, ठुकवा देना अच्छे से इसको। 6x4 का बोर्ड ले आओ या 4x3 का बोर्ड ले आओ और उस पर लिखना शुरू कर दो। राइट, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है लगातार इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी इंप्रूवमेंट पाते भी हैं, एक पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है आपके पढ़ते समय, दिखना चाहिए आपकी बातों में, आपकी पर्सनैलिटी से बात करोगे, हाँ बंदे अंदर नॉलेज है। ये नॉलेज तब जब तरीके से पढ़ोगे। अभी तो क्या होता है, बच्चा नया बच्चा होता है 4-5 साल तक ऐसे घसीट देता है, अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ, 2 घंटे वहाँ, 3 घंटे वहाँ, 3 दिन वहाँ, 4 दिन वहाँ, बस घास काट रहा है पढ़ाई करने में बच्चा, वो टाइम पास कर रहा है, डाटा खर्च कर रहा है, अपना मोबाइल की बैटरी खर्च कर रहा है, समय को किल कर रहा है और अपनों को और अपने आप को धोखा दे रहा है। पेरेंट्स को आपसे उम्मीद है पढ़ रहे होंगे। बाकी दोस्तों ये कोई फिलहाल आस्था चैनल नहीं है, कोई प्रवचन मैं दूंगा नहीं मैं आपको, आप सब बच्चे समझदार है कैसे करना है क्या करना है, सब बच्चे खाना खाते हैं, कोई घास नहीं खाता हो कम से कम, है ना, सबको पता है क्या सही है क्या फिर गलत। बाकी फिर वक्त के हवाले, जब वक्त बिना शब्दों को समझाने पे आएगा तो समझा देगा आपको, वक्त के समझाने में बड़ी ताकत होती है, आपकी आंखें उस टाइम पे खुल जाएंगी, डोंट वरी। अगर हम बात करेंगे नागरिकों को उपलब्ध मूल अधिकार, दोस्तों कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं। ये अधिकार में आर्टिकल नंबर 15, इसमें धर्म, मूल वंश,
जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश से किसी दूसरे स्टेट में आता है जॉब करने के लिए, ठीक है, इंटरव्यू देने के लिए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि भैया वो अदर स्टेट से यहाँ पे आ रखा है तो इसको सैलरी हम कम देंगे, भैया बेरोजगारी वहाँ पे ज़्यादा तो हम उसको सैलरी कम देंगे। या कोई बंदा किसी और स्टेट से किसी और जगह पर गया, भाई ये तो हमारी स्टेट का है नहीं, इसकी थोड़ी जो टोन है वो अपनी स्टेट की टच कर रहा है बोलते समय, ये इसकी लैंग्वेज, तो ये हमसे मेल नहीं खा पाएगा, चलो भाई सैलरी कम कर दो उसको। तो कुछ भी आपका धर्म कोई भी हो, ये मुस्लिम है, हिंदू है, ठीक है, सिख है, ईसाई है, तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं होगा, कोई भी क्या होगा, पार्शियलिटी नहीं होगी। इस बात का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? जो आपका आर्टिकल नंबर 15 है। उसके बाद दोस्तों वाक स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं कुछ लोग यूट्यूब पर डालते हैं वीडियो, बिल्कुल बिंदास बोलते हैं, कोई उनके पास जर्नलिज्म का कोर्स नहीं होता, लेकिन जो बात लगती है उनको गलत, बेबाक और बिंदास बोलते हैं। इसके लिए कोई उनको कोर्स नहीं कर रखा, बस उनके विचार उन्होंने बिंदास बोल दिया, पब्लिक चैनल पर डाल दिया, लगातार वीडियो देख रहे हैं लोग, कई सारे व्यू आ रहे हैं और उनसे काफ़ी लोग सहमत होकर उनको सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाक फ्रीडम पूरे अच्छी तरीके से है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि आप भैया चौराहे पे खड़े होकर के किसी को गाली गलौज कर दोगे, ठीक है ना, खंबे के नीचे 4 लोग खड़े तो भैया गाली का प्रयोग कर रहे हैं लगातार बिंदास, ठीक है। मेट्रो सिटी में ऐसा बहुत अधिक हो रहा है, एक्चुअली स्टेटस सिंबल बन चुका है गाली देना, स्टेटस सिंबल बन चुका है स्मोकिंग करना काफ़ी लोगों का। लेकिन दोस्तों वाक फ्रीडम भी एक तरीके वाला होना चाहिए, तो इस बात का फ्रीडम को मिला है आर्टिकल नंबर 19 के अंदर। क्या मिलता है? आर्टिकल 19 के अंदर। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 29 और 30, आर्टिकल नंबर 29 और 30 में दिया गया है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल नंबर 29 और 30। अब बात करते हैं सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कुछ मूल अधिकार हैं, जैसे विधि के समक्ष समता, मतलब कोई भी अगर कानून होगा, ठीक है, तो उसका फ़ायदा हर इंसान को मिलेगा, कोई यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं होगी कि भैया ये मेरे गांव का है, अच्छे तो मेरे कुंबे का है, अच्छे मेरे उसका मतलब करके कि इस कैटेगरी का है तो चलो ठीक है उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। विधि के लिए, कानून के लिए सब बराबर हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी स्टेट का हो, सब जगह बराबर। आर्टिकल नंबर 21 में आप ध्यान रखिएगा, प्राण और दैहिक फ्रीडम का संरक्षण दिया गया है। और आर्टिकल नंबर 21 के में क्या बोला गया है? शिक्षा का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 और 24। देखिए ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट करे हैं, इन सभी पॉइंट को अपने अच्छे से करना है हाईलाइट। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 और 28, इसमें आपको मिलता है धर्म का फ्रीडम। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, अगर आप बालिग हो, 18 साल से ऊपर के हो चुके हो, आप हिंदू हो, मुसलमान बनना चाहते हो, आप मुसलमान हो हिंदू बनना चाहते हो, सिख बनना चाहते हो, ईसाई बनना चाहते हो, तो आपको धर्म का क्या है पूरी तरह से फ्रीडम मिला हुआ है। बट शर्त ये है कि आप अच्छी समझ विकसित रखते हो, 18 साल से ऊपर हो। बाकी एक मूवी भी आई थी केरला स्टोरी के नाम से, आपने देखा होगा, तो उसमें आपको वो स्टोरी में कितना सच कितना गलत लगता है वो अपनी राय आप मुझे कमेंट करिएगा, क्या वास्तव में ऐसा होता है? थोड़ा सा कमेंट करिए, सॉरी बच्चे। चलो एक काम करते हैं, बात करते हैं यहाँ पर क्या, बात करते हैं, पहला हमारा था समता का अधिकार, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। समता का अधिकार क्या होता है? विधि के समक्ष समता का अधिकार, इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल नंबर 14 में, आर्टिकल नंबर 14 में। बस पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिए, एक बार इस वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कर सकते हैं ऐसा? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए। चलो उसके बाद हम बात करते हैं धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, आर्टिकल नंबर 15 अभी डिस्कस किया हमने। इसके अनुसार राज्य किसी धर्म, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा, किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता होगी, समता होगी, और ये दिया गया आपका आर्टिकल नंबर 16 में। और 16 का पार्ट 3 में क्या कहा गया है? इसके तहत दोस्तों, राज्य किसी विशेष पद हेतु नियोजन में किसी क्षेत्र विशेष अधिवास को अर्हता के रूप में घोषित कर सकता है। आप बस केवल ये ध्यान रखिएगा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट मोस्ट एमपी है, इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। दोस्तों यहाँ पर 16(4) के अनुसार पिछड़े वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण का उपबंध किया जा सकता है। तो पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण प्राप्त होता है ना, वो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल नंबर 16(4) है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 16 का जो 4 है इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है। दोस्तों ये संबंधित है आपका लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता।
ये इससे संबंधित रखता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, भाई जिसको कोटा मिलता है, भी जो लोग कोटे के खिलाफ हैं उनको पता होना चाहिए इसके बारे में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल नंबर 17। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा अस्पृश्यता मतलब अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया और 1976 में इसमें मूलभूत परिवर्तन किया गया। कब किया गया? 1976 में मूल परिवर्तन किया गया। इसका नया नाम नागरिक अधिकार मतलब संरक्षण अधिनियम रखा गया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या, उपाधियों का अंत, आर्टिकल नंबर 18। उपाधियों का अंत कब होगा? ये आर्टिकल नंबर 18 में अगर हम पॉइंट नंबर 1 पढ़ लेते हैं कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा राज्य और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा राज्य और कोई उपाधि किसी भी अपने राज्य के अंदर रहने वाले लोगों को प्रदान नहीं कर सकता है। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि लेगा तो वो भी स्वीकार नहीं है, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी आपको इंडिया से, उसके बाद या विदेश में जाकर के वो स्वीकार कर सकते हो उपाधि। यदि कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। उसके बाद आपको ये पढ़ना है कि इसमें उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं होगा। अगर आप विदेश में गए, आपको सरकारी वैकेंसी यहाँ पर मिल रही है, कोई अच्छी पोस्ट आपको मिली तो उसके लिए आपको परमिशन लेटर इंडिया से लेना पड़ेगा, फिर जाके आपको वो जॉब मिल सकती है। या फिर आप कहीं पे गए, आपने इंडिया में बहुत नाम रोशन कर रखा है, ठीक है, विदेश में आप गए तो विदेश के लोगों ने बोला भाई आप तो काफ़ी नेक काम करते हो, हम अपने दिल से आपको कुछ एक उपाधि देना चाहते हैं, तो आप वो उपाधि भी नहीं ले सकते हो। हर चीज़ के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों क्या, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण हमको देता है आर्टिकल नंबर 19। बस आर्टिकल नंबर 19 में जो पार्ट 1 है, जो का वाला भाग आप देख रहे हो, इसमें देखिएगा वाक एवं अभिव्यक्ति की फ्रीडम, और उसके बाद समुदाय अथवा संघ बनाने का फ्रीडम, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार प्राप्त है, कोई भी वृत्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। अगर दोस्तों हम बोलते हैं कि व्यापार आप कोई भी कर सकते हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कुछ भी काम आप कर सकते हो, तो इस काम को आप लोग ये नहीं कि अपने स्टेट में कर सकते हो, आप किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट में जाओगे वहाँ पे आप काम कर सकते हो, इस चीज़ का फ्रीडम आपको मिलता है। अगर आप सोचे नहीं जी मैं तो अपने स्टेट में काम करूँगा तो वो अलग बात है, कर सकते हो, अच्छी बात है। पेज नंबर 256, आर्टिकल नंबर 19 में मूलतः 7 अधिकार थे, किंतु संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने का जो अधिकार है 19 फर्स्ट चार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। पहले 7 अधिकार थे, अब 6 अधिकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो संपत्ति वाला मैटर है उसको समाप्त कर दिया गया है और इसे हम लोगों ने अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा है। संपत्ति का अधिकार क्या बेटा? कानूनी अधिकार है। कहाँ पे ऐड किया गया इसको? आर्टिकल नंबर 300। और ये आपका पूछा गया था सीजीएल में, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरओ वाले एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था आपका एमपीएसआई के एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका रेलवे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर वाले एग्जाम में क्वेश्चन। ये 300A, ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये आपका आर्टिकल नंबर 20 है। पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो। दोहरी क्षति नहीं। अब दोहरी क्षति नहीं क्या होता है? दोहरी क्षति मतलब ये आर्टिकल नंबर 20 में हम पढ़ रहे हैं, इसका क्लॉज नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम लोग। कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। एक खून करो 100 खून करो, सजा तो सेम ही है, मिलनी तो सजा एक की है हमको। ये डायलॉग आपने सुना होगा वेब सीरीज़ में, मूवी में, या लोगों के द्वारा भी नॉर्मल आजकल लोग बोलते ही हैं, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो स्लीपर सेल वगैरह होते हैं या फिर जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं जो मर्डर वगैरह करते हैं, तो लगातार वो बैक टू बैक बहुत सारे क्राइम कर देते हैं सीन पे जाकर के, है ना। जैसे लगातार फायरिंग कर रहे हैं, एक को मारे 100 को मारे, पता है कि भैया सजा तो मिलने सेम ही हमको, तो ठीक है लगातार फायरिंग करते हैं। तो ये गलत चीज़ है, मैंने कहने का सिंपल था, ये पता गलत है मेरे हिसाब से। तो एक व्यक्ति को अलग अलग मेथड से सजा दो भाई। बाकी मैं कोई हिंसावादी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, बाकी आपकी राय क्या है, ये सही है गलत है बताइए।
मतलब लोगों की धारणा बन जाती है ना, एक बंदा हायर कर लिया, उसको काम दे रहे तो 100 लोगों को मारना है, उसको बोलते 1000 को मार दो, देख काम कर। तो रहा तो काम कर रहा, खट 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 के मार रहा है, ठा ठा ठा, गलत है ना चीज़ तो। कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि व्यक्ति को बहुत ही तरीके से मिले सजा, हर क्राइम की एक अलग सजा, एक दहशत बैठेगी। आपको पता है ना क्या होता है चॉप चॉप स्क्वायर? चॉप चॉप स्क्वायर के अंदर एक जगह है, चौराहा है, कहाँ है वो आपको पता होगा। वहाँ पे लोगों के सामने किसी व्यक्ति को क्या होता है, मतलब सजा मिलती है, लोग उसको देखते हैं, एक दहशत, एक डर बैठता है। एक डर बहुत जरूरी है। लेकिन इंडिया में तो भैया ट्रैफिक पुलिस का डर नहीं है लोगों को, तो लोग बिना हेलमेट के जा रहे हैं मेट्रो सिटी में, लोग क्रॉस कर रहे हैं रेड लाइट बिल्कुल बिंदास, कैमरे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस आ खड़े हैं, निकल जाओ भैया, वहीं पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो चलो फिलहाल हम लोग फिलहाल मुद्दे से हटेंगे नहीं बिल्कुल भी, फिलहाल फोकस करना है इस पर। इसके बाद आपका है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 पे है, जो आपको फ्री एजुकेशन मिलती है स्कूलों के अंदर, तो वो आर्टिकल नंबर 21A में आती है। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2022 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया, और इसके अनुसार राज्य 6 वर्ष की आयु से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, ये अधिनियम कब पारित हुआ था? 2022 में। और ये कौन सा संशोधन था? तो ये था आपका 86 86वां संशोधन, राइट। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण भी प्रदान किया गया है, और ये आर्टिकल नंबर 22 है। क्या है? आर्टिकल नंबर 22 है। इसको आप पढ़ सकते हो पॉज करके। दोस्तों यहाँ पे ना किसी भी व्यक्ति की अगर गिरफ्तारी होती है तो ध्यान रखिएगा, ये पुलिस का कर्तव्य बनता है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर एक बार उसको ले जा करके न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करेगा। अगर 24 घंटे से ऊपर हो गया तो भैया पुलिस वालों की खटिया खड़ी जाती है अच्छी खासी। इसलिए हमेशा जब भी कोई आप लोगों को, मतलब कोई भी किसी व्यक्ति को अगर हम लोग अंदर करते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो उस समय 24 घंटे के अंदर अंदर हमको प्रस्तुत होना पड़ता है न्यायाधीश के सामने, न्यायाधीश के समक्ष। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दाल में काला है, फिर आपके अगेंस्ट कोई फाइल बनी नहीं है ना। तो ये समझ जाइएगा आप लोग। अब बात करते हैं संसद द्वारा बनाए गए निवारक निरोध कानून कौन कौन से हैं। एक है आपका निवारक निरोध अधिनियम, कब पारित हुआ था? 1950 में। ये ध्यान रखिए, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मीसा के बारे में। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1971 में। उसके बाद आतंकवादी एवं विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारक अधिनियम, जिसे हम बोलते हैं टाडा, ये कब आया था? 1985 में। और इसे एक्चुअली 1995 में 10 साल के बाद में इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 10 साल के बाद में इसको समाप्त कर दिया गया था। एक था आपका पोटा, ठीक है, एक होता है नोटा, वो इलेक्शन वाला है, ठीक है, वोटिंग वाला है, वो अलग है। ये आपका पोटा है, इसको बोलते हैं आतंकवाद निवारक अधिनियम। कब पारित हुआ था? और इसे 2004 में निरस्त कर दिया गया था। बस आपको ध्यान रखना है कि निरस्त कब कर दिया गया था, एग्जाम में ये वाला पॉइंट पूछा गया आपसे, इसे छोड़ दो। इसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर सी है, पॉइंट नंबर थर्ड है हमारा, अधिकार नंबर थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशंस, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों शोषण भी होता है काफ़ी लोगों का, हम लोगों का कभी भी शोषण भी होता है, जैसे मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध, आर्टिकल नंबर 23। इसमें ये कहा गया है कि ये अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम मतलब बेगार, और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम पर रोक लगाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाया गया है, मतलब कि पाबंदी लगाई गई है, प्रतिबंध लगाया गया है। ये आर्टिकल नंबर 24। मोस्ट 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 टाइम पे क्वेश्चन, मैं अगेन बोल रहा हूँ, इसको आप पूरा सेंटेंस टाइप करिए, मुझे कमेंट करिए, तुरंत ऑन द स्पॉट याद करिए इस चीज़ को। आप आलस दिखा रहे हो, चैटिंग किसी से करो अगर फेसबुक व्हाट्सअप पे, तो आपके जहाज चलते हैं, टाइपिंग स्पीड बढ़ जाती है आपकी, बहुत फास्ट, बड़ा मन कर रहा है टाइपिंग करने का। और अभी आप घास काट रहे हो क्या? नहीं ना बेटा, पढ़ाई कर रहे हो ना, तो कर दो फिर कमेंट, क्या दिक्कत है आप लोगों को? नहीं पढ़ना क्या? अगले साल पढ़ोगे 2024 में, 25 में, 26 में, तो क्लास से वीडियो को क्लोज कर दो, मतलब वीडियो को कैंसिल करके कहीं और भटको कुछ टाइम के लिए, कुछ सालों तक, उसके बाद पढ़ लेना जब सही समय आएगा आपका। यार हद है, बच्चे रिवीजन करने से क्यों कतराते हैं? मैं लगातार क्लास अपनी प्राइवेट अनलिस्टेड करता हूँ, लाइव क्लास, मुझे वो बच्चे चाहिए जो पढ़ने वाले हैं। मैं बिंदास बोलता हूँ, नहीं पसंद आया वीडियो डिसलाइक मार दीजिएगा, सब्सक्राइब बिल्कुल मत करिए उस टाइम पे आप लोग। मुझको चाहिए बच्चे पढ़ने वाले, सिलेक्शन दे। चलो अब हम बात करते हैं 24 आर्टिकल है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने में
काम करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ना एक पॉइंट और आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में केवल एक बेटा है और माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, वो काम नहीं कर सकती और बेटे की आयु 14 वर्ष से कम है। जैसे आप देखते हो कभी कभी किसी ढाबे के अंदर, या फिर जो होते हैं ना, मतलब छोटे छोटे जो खाने के स्टॉल बने होते हैं, रेडी वगैरह, जो छोले भटूरे, छोले कुलचे, छोले चावल वगैरह, या फिर पूरी वगैरह, बेडी पूरी वगैरह इस टाइप बनाते हैं जो लोग, ठीक है ना, जो तुम्हारे फुटपाथ पे सेल होती हैं खाने की चीज़ें, तो वहाँ पे को हमेशा ना बच्चे मिलते हैं। तो क्या यार, उनसे उनका रोजगार छीन लिया जाएगा तो उनको खाने के लिए कौन देगा? तो अगर आप किसी राज्य के सीएम हैं, तो इस बात को लेकर के आप कौन सा कदम उठाएंगे? इससे क्या होता है ना, इससे कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी थोड़ी सी, ठीक है, और आप मंथन करिए कि आप इस पे क्या एक्शन ले सकते हो कि उनका घर भी चल जाए, रोटी भी मिल जाए। और हाँ, जो आपको बजट दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उस पर भी फर्क ना पड़े। आप बोलोगे नहीं सर मैं उनकी पेंशन मान दूंगा, 4500 रुपये पर मंथ उनको पेंशन मिल जाएगी, 5 रुपये पर मंथ उनको पेंशन मिल जाएगी, बच्चे को बोलूँगा कि फ्री एजुकेशन है तो फ्री एजुकेशन ले। थोड़ा हर एंगल से सोच के कमेंट करना, भावनाओं में बहने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बस ये एक हल्का सा सिनेरियो, इसको बोलते हैं केस स्टडी, जो इंटरव्यू के टाइम पर यूपीएससी में वो केस स्टडी मिलती है, कुछ कभी कभी केस स्टडी इस टाइप की भी आपको दी गई थी। चलो अब बात करते हैं धर्म के फ्रीडम का अधिकार। अगर हम बात करें इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि राजा का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान आदर और संरक्षण प्राप्त है, और धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा भाई। आर्टिकल नंबर 25-28 में सभी व्यक्तियों को धर्म के सभी पक्षों में फ्रीडम के अधिकारों का उपबंध का वर्णन किया गया है। तो ये आर्टिकल नंबर हमारा, सॉरी, अधिकार नंबर, मूल अधिकार हमारा ये 4 है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति धर्म चेंज करता है, लड़की को कोई बॉयज़ पसंद आ गया, मुस्लिम बॉयज़ पसंद आ गया, या फिर किसी मुस्लिम गर्ल्स को कोई हिंदू बॉयज़ पसंद आ गया, ठीक है, या फिर शादी अगर नहीं भी हुई है लेकिन दोस्ती इतनी अच्छी हो गई, वो धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार है, वो उसके धर्म से इंस्पायर हो गई कि आपके धर्म में सही बात कही गई है, हम तो यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि हम किस भगवान को माने किसको ना माने। होता है ना ऐसा, आज के टाइम पे हर भगवान को इंसानों ने कॉपीराइट बना रखा है कि भैया ये कृष्ण जी हमारे कॉपीराइट हैं, ठीक है। कोई कहता है कि भगवान शिव काफ़ी सुप्रीम सोल हैं, कोई कहता है कि दुनिया का निर्माण ब्रह्मा ने किया तो ब्रह्मा भगवान सबसे बड़े हैं तो उनको पूजो, कोई कहता है कि माता रानी सबसे बड़ी है, ठीक है। मैं देखो कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, देखिए आस्था पे प्रहार करने का हमें कोई राइट नहीं है। जिसका जो आस्था यहाँ पे बनी हुई है वो हमेशा बरकरार रहे, ठीक है, और अपना ही जो हमारा कहते हैं कर्म ही पूजा, और कर्म के प्रति लगे रहे। आस्था भी बहुत ज़रूरी होती है। तो कभी कभी यहाँ पर अगर हम किसी दूसरे धर्म पे हमको अच्छी चीज़ मिल रही है तो उसको अडॉप्ट करने में हर्ज कुछ भी नहीं है, उसकी बातों को अडॉप्ट कर लो, ठीक है। अगर धर्म को करना चाहो अडॉप्ट तो कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है हमको। बस सिंपल सा ये है कि हर पक्ष और विपक्ष और अपनों की राय जरूर लीजिएगा इस मैटर पर। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, यंग एज होती है बह जाते हैं भावनाओं में, जैसे हुआ केरला स्टोरी के अंदर सेम जो दिखाया गया था, ठीक है, सच्ची घटना पे आधारित है, क्या है वो, मैं इस मुद्दे पे बात नहीं करूंगा फिलहाल अभी, लेकिन ऐसे थोड़ा बहुत मतलब, जैसे उसने बताया था कि यार ठीक है, आपके भगवान तो मतलब करके खुद ही कंफ्यूज हैं, वो अपनी वाइफ की जान तो बचा नहीं पाए, ठीक है, वो तुम्हारा संरक्षण क्या करेंगे, और हम लोग हिजाब वगैरह पहनते हैं, तो देखा ना आपने, हिजाब हमारा पूरी बॉडी कवर करता है, हमारे साथ कोई छेड़खानी नहीं होती है, बट तुम्हारे साथ तो ये मॉल के अंदर ये सब हो गया। तो ये सब ना काफ़ी एग्जाम्पल देख रहे हो जो ब्रेन वॉश किया गया था। ब्रेन वॉश करना, और ब्रेन को आप अपनी मर्जी से किसी जगह डाइवर्ट करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि ठीक है, बुक्स काफ़ी तरीके से पढ़ते हैं, खाना ना मिले बल्कि बुक्स पढ़ते रहेंगे, नावल वगैरह, मेट्रो में खड़े खड़े लोग नावल पढ़ रहे हैं, तो एक एडिक्शन होता है, वो एडिक्शन अच्छा है। धर्म की कुछ अच्छी बातें होती है तो उसको एडॉप्ट करने में हर्ज नहीं है। बाकी बात करते हैं धार्मिक कार्यों के प्रबंध का फ्रीडम, ये दिया गया आर्टिकल नंबर 26 में। आर्टिकल नंबर 25 और 26 के द्वारा दिए गए अधिकार असीम नहीं हैं। एक तो वे लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए दिए गए हैं, और दूसरे राज्य विधि बना करके आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक या फिर अन्य लौकिक क्रियाकलाप को विनियमित कर सकता है। आपको सिंपल धार्मिक कार्यों के प्रबंध का फ्रीडम दिया गया आर्टिकल नंबर 26। इसका कहने का अर्थ क्या आप समझिए, जैसे आप दोस्तों अपने एरिया में कीर्तन करते हो, ठीक है, आसपास कीर्तन की, मंजीरा की, ढोलक की, ठीक है ना, और जो कि चिमटे वगैरह लंबे लंबे से होते हैं वो, ठीक है, और छोटे छोटे वो होते हैं कटोरी सी जो लगाते हैं हम लोग आपस में मारते हैं ना वो चीज़, तो इससे साउंड रेज हो रहा है, तो इसका हमको अधिकार है संविधान के अंदर में कि हम कीर्तन कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 26 पर। एक होता है जगराता, पूरी रात चलता है वो, ठीक है, इसका भी हमको अधिकार दिया गया आर्टिकल नंबर 26 में। धार्मिक कार्यों के प्रबंध का हमको फ्रीडम दिया गया है, राइट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक पक्ष अब ये भी आता है, एक केस स्टडी ये है कि आपने कोई जगराता कंडक्ट किया,
ठीक है। पूरे मोहल्ले में लगातार उसका साउंड जाएगा, आवाज़ जाएगा कीर्तन की, मतलब भाई भक्ति हम जो करते हैं ना, रात भर जगराता करते हैं माता की, मतलब वो जो चलती है मतलब करके भक्ति गीत वगैरह। तो आस पास कोई पड़ोसी है जो जस्ट डिस्चार्ज हुआ है हॉस्पिटल से, उसका कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है, वो दवाई खा के सो रहा है, या फिर कोई व्यक्ति को अर्ली मॉर्निंग उठना, अपनी जॉब पे जाना है, तो रात को सोना उसका जरूरी होता है, तो वहाँ पे उसकी नींद खराब हो रही है। तो हर पक्ष एक विपक्ष, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, ये हिंट दे दिया मैंने आपको, बहुत होगा आप लोगों के लिए। दोस्तों आस्था सच कहूँ तो बहुत जरूरी है, एक उम्मीद बन जाती है कि भगवान हमारे साथ है और जो हम कर्म कर रहे हैं वो अच्छा ही होगा। ठीक है, कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, कर्म करो पूरी ईमानदारी के साथ, और आस्था तो होनी ही चाहिए हर जगह, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति क्यों ना हो। चलो, अगर हम आपसे बात करें पॉइंट नंबर 4, किसी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में फ्रीडम, ये देता है आपका आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 28, 26 क्या था? 26 था अपने एरिया में कीर्तन, सत्संग या फिर कोई भी क्या जगराता करवाना। और आर्टिकल नंबर 28 में आपको मिलता है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में, देखिए जो एजुकेशन कोचिंग सेंटर वगैरह होते हैं, जो स्कूल होते हैं, जो कॉलेज होते हैं, उसमें जो मोटिवेशन स्पीकर आते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो कोर्स करवाते हैं, आपको ऑफलाइन आता है कोई टीचर, आपको बूस्ट कर देता है, तो ये सभी इस बात का प्रावधान किया गया आर्टिकल नंबर 28 में। ठीक है, कभी कभी स्कूलों में कुछ डिवोटी आते हैं, जैसे कि इस्कॉन के हो गए डिवोटी आते हैं, ब्रह्मा कुमारी के कुछ डिवोटी आते हैं, वो बताते हैं कि हम कौन है, वास्तव हमारा स्वरूप क्या है, हम आत्मा है। ठीक है, हमारा मूल स्वरूप क्या था, हमारा वास्तविक घर क्या है, कैसे हम मोक्ष की प्राप्ति करें वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें दी गई है आर्टिकल नंबर 28 में, जो ये लोग कंडक्ट करते हैं स्कूलों के अंदर इस टाइप के कुछ मतलब कार्यक्रम, वो आर्टिकल नंबर 28 को कवर करते हैं। उसके बाद उससे हम बातें हैं 6 नंबर पे, इसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल नंबर 29 इससे संबंधित है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार आर्टिकल नंबर 30 में दिया गया है। जो हमारे कॉलेज वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें अल्पसंख्यक वर्गों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, और कोई भी शिक्षण संस्थान कोई स्थापित करना चाहता है तो कोई भी इसको स्थापित कर सकता है। जैसे आपको कोई कॉलेज ओपन करना है, आपको लगा कि यार आजकल बीटेक एमटेक काफ़ी क्रेज़ है, काफ़ी स्वैग है इसका, तो मुझे भी बीटेक एमटेक कॉलेज ओपन करना है, तो इसकी फॉर्मेलिटी कैसे पूरी होगी? आप किसी भी कैटेगरी के इंसान हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी कैटेगरी के इंसान हो, SC ST OBC आदिवासी, इनफैक्ट आदिवासी तक भी आकर के यहाँ पर अपना कॉलेज स्थापित कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा दोस्तों, ये जो तुम्हारा ये कौन सा है, ये IT पार्क समथिंग एरिया, वहाँ पे कम से कम 80 से 70 कॉलेज खुल चुके हैं। जहाँ पे कुछ समय पहले एक इंसिडेंस भी हुआ था कि कॉलेज के अंदर मतलब एक बॉय से गर्ल्स के गले मिला, पता नहीं उनका पहले कुछ रहा होगा, और उसको उसने गोली गोली मार दी थी। ये 25 मई की रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, एक्चुअली 25 नहीं, आज 26 मई हो चुकी है। ये घटना आई थिंक 21 तारीख के 21 मई 2023 की। बाकी आप कभी कुछ टाइम बाद वीडियो वॉच करते हैं तो ये शायद पॉइंट आपका ओल्ड हो जाए, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 32 में दिए गए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा मौलिक अधिकारों को, जी हाँ, मौलिक अधिकारों को जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय बनाया गया है, और इसके लिए कुछ रिट जारी करता है हमारा उच्चतम न्यायालय। और रेट हमारे टोटल 5 प्रकार के होते हैं। रेट कितने प्रकार के होते हैं? रेट हमारे टोटल होते हैं 5 प्रकार के। एक है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है, और इस रेट के लिए आवेदन पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई भी कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसको क्या होगा? न्यायालय के समक्ष लाना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर अंदर, ये आपको पता होगा। लेकिन वो तो गिरफ्तार हो गया, तो पेपर फॉर्मेलिटी जो होगी वो उसका कोई भी फैमिली मेम्बर पूरी कर सकता है, कि वो पूछ सकता है कि आखिर का वजह क्या है, और जो गिरफ्तार किया गया उसकी वजह पुलिस वाले उनके पेरेंट्स को या फिर उनके जो रिलेटिव हैं उनको पक्का बताएंगे। इसके अलावा बात करते हैं परमादेश। परम आदेश, ये रिट तब जारी होता है जब न्यायालय को ये लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, कोई भी हायर पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कुछ ना कुछ तो गलती कर रहा है, दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, संविधान के अगेंस्ट काम कर रहा है, करप्शन कर रहा है, दाल में कुछ काला है, या दाल ही काली है पूरी, ये भी हो सकता है। तो उस समय आपका परम आदेश क्या होता है? जारी होता है। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय जारी। इसके बाद आपका आता है क्या? प्रतिषेध। इसे उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकारों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों
को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। अगर एक हायर कोर्ट है और लोअर कोर्ट किसी काम को पूरा नहीं कर रहा ढंग से टाइम पर, लग रहा है कि लोअर कोर्ट ही मिला हुआ है, जिसमें भी दाल में काला है, तो हायर कोर्ट उसको एक नोटिस जारी करता है, उसको बोलते हैं रिट। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? सिरिटोरियो मतलब उत्प्रेक्षक। यह एक निवारक एवं सहायक रिट होता है जो उच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों के विरुद्ध काम करता है। ये अधिकार परीक्षा क्वा वारंटो। दोस्तों इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकने के लिए ये जारी होता है। जैसे कि मतलब सिंपल मान लो कि कोई अगर किसी व्यक्ति ने, कोई सरकारी डिपार्टमेंट है ये मान लो, और आसपास कुछ एरिया खाली पड़ा था और वहाँ पे उसने किसी हायर व्यक्ति ने कोई पर्सनल कुछ छोटा सा अपना काम खोल लिया। जैसे कि तुम्हारा कोई आरओ की वो प्लांट लगा दिया, छोटे से आरओ का प्लांट लगा दिया, नॉर्मल 50 गज में आराम से आपका आरओ का प्लांट लग जाता है, बल्कि 25 गज में लग जाता है, तो उसने हल्का सा एरिया घेर लिया। तो ये कहने की अलग चीज़ है, गलत चीज़ है। तो न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकने के लिए जारी होता है अधिकार परीक्षा। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 32 और 226। आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है और उसे नकार नहीं सकता है। अब बात करते हैं सशस्त्र बल और मूल अधिकार क्या होते हैं। आर्टिकल नंबर 33, ध्यान से पढ़िए, आर्टिकल नंबर 33। इसमें संसद को ये अधिकार है कि वह सैन्य बलों, अर्धसैनिक बल, पुलिस आदि के मूल अधिकारों की सीमा को निर्धारित कर सकता है आवश्यकता पड़ने पर। जैसे कि हमारे अर्धसैनिक बल हैं, अर्धसैनिक बल आपको पता क्या होता है? सीआरपीएफ हो गया, सीएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, ठीक है, और जो आपका एनसीसी वगैरह होता है, ये सब आपके अर्धसैनिक बल में तो आते हैं। तो इनके बल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इनके बल को कम या ज़्यादा आसानी से कर सकता है कोई भी क्या? न्यायालय, उच्च न्यायालय। भाई आपने देखा होगा ना, अफस्पा के बारे में पढ़ा होगा आपने, अफस्पा से डीडीए कितना अलग है, दोनों में डिफरेंस था ना। अफस्पा क्या है पता है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? 1958 में अफस्पा के तहत आने वाला पहला राज्य था और पूरा असम राज्य नवंबर 1990 से लेकर के आई थिंक ये अधिनियम के तहत क्या हुआ था, इस क्षेत्र में यूएलएफए की गतिविधियों को बढ़ने के कारण ये आवश्यक हो गया था कि 1990 के दशक के दौरान ये अपने चरम स्थान पे था अफस्पा एक्चुअली, ठीक है। और ये डीडीए वगैरह क्या होता है, सॉरी डीडीए नहीं बच्चे, डीएए बोलते हैं इसको, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए पढ़ना ये चीज़ें। सो अब जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं हमारे, वो सब बच्चे मुझे इन सब का स्थापना वर्ष लिख के भेजोगे। किसका? सीएसएफ, सीआरपीएफ, ठीक है, बीएसएफ वगैरह। और क्या था आपका? याद करो याद करो, सब याद करवा रखा है मैंने आपको लाइव क्लास में। देखिए आप लिखोगे असम राइफल, एनसीसी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आईबी, सीबीआई, बीएसएफ, सीएसएफ, एनएसजी और रॉ और एनआईए, इन सब की स्थापना। और इसके अलावा आप मुझे डिफेंस में सेना के थल सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुख 3 पद कौन कौन से होते हैं ये लिख के भेजोगे। वीडियो को पॉज करिए अभी तुरंत, वीडियो को अभी पॉज करिए, देखते हैं कितना परसेंट आपको याद है। आगे बढ़ रहे हो, पिछला बोल रहे हो, सिद्धांत पे पढ़ रहे हो, तरीके से आप सच में पढ़ रहे हो, या आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो रिकॉर्डिंग का? सिंपल बोल रहा हूँ मैं आपको, आपसे मैंने वादा किया था, आपकी बहुत डिमांड थी कि सर इस बुक को पूरा करवाओ, तो मैं इस बुक को पूरा करवा रहा हूँ अब। और बहुत जल्द या तो ये वीडियो डिलीट हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म से, मैं खुद कर दूंगा एक्चुअली, मैं करता बहुत वीडियो रिमूव हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, तो आप देख लीजिएगा, टाइम पे पढ़ लो उसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों थल सेना का हायर पद होता है जनरल, सेकंड आपका होता है लेफ्टिनेंट जनरल, फिर आपका आता है मेजर जनरल, फिर ब्रिगेडियर, फिर कर्नल। जो नौसेना का हायर पद होता है आई थिंक वो होता है आपका एडमिरल, सेकंड आपका आता है वाइस एडमिरल, फिर आपका रियर एडमिरल, फिर कमांडर, फिर कैप्टन। वायुसेना में एयर चीफ मार्शल, एयर वाइस मार्शल एंड एयर कमांडर एंड ग्रुप कैप्टन, ये आपका सही सिक्वेंस है। इसमें आपको सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 33 पढ़ना है। यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिरकार हमारे सैन्य बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस आदि के मूल अधिकारों की सीमा को निर्धारित किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया? दोस्तों ये किया गया आपका आर्टिकल नंबर 33 के तहत। आर्टिकल नंबर 35 हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि वो क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला हमारा वीडियो बनेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जी हाँ, राज्य के लिए कुछ नीति, कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं जिसके आधार पर कोई भी राज्य है अपने राज्य के अंदर उसका संचालन करता है और राज्य को एक साकार रूप देता है। सो ये होगा पेज नंबर 259। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आया जम के डिसलाइक मारिए। डिसलाइक करने की वजह आपको पता हो तो टाइप कर दीजिएगा, वजह पता नहीं, केवल जीवन का उद्देश्य डिसलाइक मारना है वीडियो को, तो आप अपना जीवन का उद्देश्य पूरा करिए। सिलेक्शंस हो या फिर ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है इससे सबको, है ना बच्चे? चलिए कोई बात नहीं, बाय बाय एंड टेक केयर।